नमस्कार। एक बार मैं फिर हूँ आपके साथ। दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नॉन प्रॉफिट अकाउंट 2019 की जांच में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी से बार बार एक प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ बनिए और मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करिए। मैं यही कहती हूँ कि भ्रष्टाचार है वो आज हमारे साथ हुआ है तो कल अगला घर आपका भी हो सकता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 2 साल से डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें मैंने हर बार देखा है कि अगर कोई जांच भी की जाती है और जांच अधिकारी भी आते हैं तो वो हमेशा हमें बुलाते ज़रूर हैं, हमारे लिए कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये है कि जो अधिकारी अप्रोचेबल होता है तो वो भी मजबूर हो जाते हैं उनके सामने। और अप्रोचेबल अधिकारी होता है वो चाहे उनके अधीनस्थ है और जो जांच अधिकारी वो काफ़ी सीनियर हैं, फिर भी वो मजबूर होते हैं, क्योंकि जो अधीनस्थ अधिकारी है जिसके खिलाफ वो जांच कर रहे हैं और जिनके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी है, उस व्यक्ति के पास ऊपरी कमाई हुई इनकम बहुत अधिक है, उसका सोर्स बहुत अच्छा है और इसीलिए वो आगे से आगे उच्च अधिकारियों को अपना पैसा देके और अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए, नेचुरल है, पैसा सभी को प्यारा होता है, तो वो देके अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, उनकी बात को भी दबाते हैं, हमारी बात को भी दबाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से जो बात कहना चाहती हूँ वो सरकार तक पहुँचे और मेरी आवाज़ कोई ना दबा सके। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प ज़रूर करिए। आज मैं बता रही हूँ कि राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55, यह सहकारी अधिनियम की धारा है जो प्रारंभिक जांच में होती है। और वर्ष 2019 में ये धारा 55 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी और श्रीमान अनिल जी मेहता ने जांच शुरू की थी। और उस समय उन्होंने जांच के अंदर स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया पर जो बारह एलिगेशन लगाए, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पहले में लिखा ऋण पत्रावलियों में चेकलिस्ट नहीं है, तो आप ये देखिए कि ऋण पत्रावलियों में चेकलिस्ट नहीं है, उसके आधार पर बैंकिंग सहायक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उस पर वसूली राशि 40 लाख लगाना टोटली भ्रष्टाचार है। दूसरा उन्होंने लिखा ऋण पत्रावलियों की पेजिंग नहीं है। पेजिंग मीन्स 1 2 3 4 5 पेजिंग नहीं गई। बाई चांस हो सकता है वो गलती भी रह गई हो, तो उसके लिए भी 40 लाख टोटली भ्रष्टाचार अपना आप ही परिलक्षित होता है। फिर है ऋण आवेदन पत्रों को अपूर्ण होते हुए भी ऋण स्वीकृत किया गया। अब आप ये थर्ड पॉइंट बहुत ही विशेष ध्यान से सुनिए कि इन्होंने लिखा है कि ऋण पत्रावलियाँ अपूर्ण होते हुए भी ऋण स्वीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो आप ये बताइए कि बैंकिंग सहायक है, उसको जो शाखा प्रबंधक से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसके आधार पर वो ऋण पत्रावली को कंप्लीट करता है। अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो वो उसके अंदर इसको ऐड नहीं करेगा। यानी ब्रजेश भदौरिया ने अपनी ड्यूटी को बहुत ही ऑनेस्टली कंप्लीट किया। उन्होंने जो भी उनको दस्तावेज मिले ऋण संबंधित शाखा प्रबंधक से, मैनेजर से, क्योंकि उनका किसी भी ऋणी से डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो उन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने स्क्रूटनी करी। अगर जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उन्होंने उसको ऐड नहीं किया और ऋण ऋण पत्रावली के अंदर उन्होंने नहीं जोड़ा, तो ऋण पत्रावली अधूरी रही। अगर ऋण पत्रावली अधूरी थी तो जो संचालक मंडल था, यानी दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक संचालक मंडल है 14 या 15 सदस्यों का, जो सहकारी अलग अलग समितियों से चुन चुन के आते हैं और वो ऋण कमेटी उनकी बनी हुई है और वो ऋण पत्रावलियों को चेक करके उनके आधार पर ऋण स्वीकृत करते हैं और एमडी महोदय भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आप ये बताइए कि ऋण पत्रावली अपूर्ण थी और इन्होंने लिखा कि ऋण पत्रावलियाँ अपूर्ण होते हुए भी ऋण स्वीकृत किया गया, तो ये गलती किसकी है? बैंकिंग सहायक की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो संचालक मंडल के सदस्य थे, जो ऋण कमेटी के सदस्य थे और जो एमडी साहब थे, उनकी गलती थी, क्योंकि ऋण स्वीकार करने की ड्यूटी उनकी होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है, कम है, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो स्वीकृत कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है लोन, उसकी है, क्योंकि उसने अपूर्ण होते हुए भी ऋण पत्रावली के अपूर्ण होते हुए भी ऋण को स्वीकृत किया। दैट्स ऑल। यानी ब्रजेश भदौरिया की कोई गलती नहीं थी, यानी स्पष्ट है। इस पर 40 लाख पेनल्टी भ्रष्टाचार के तहत लगाई, रिश्वत नहीं मिली, अंडरस्टूड बात है। चौथा पॉइंट लगाया, शाखा द्वारा ऋण पत्रावली प्राप्त कर ऋण आवेदनकर्ता सह आवेदनकर्ता की जमानतदाता की विश्वसनीयता की जांच CIBI रिपोर्ट, बैंक बचत खाता स्टेटमेंट 6 माह ऋणी एवं गारंटर से प्राप्त नहीं किया। अब यहाँ पे चौथे पॉइंट में लिखते हैं कि इन्होंने जो बैंकिंग सहायक थे ब्रजेश भदौरिया, इन्होंने जो लोनी था उसके गारंटर और उससे एग्रीम जो एडवांस जो चेक लेते हैं वो प्राप्त नहीं किए। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप अधिकांश भारतीय जनता अपना मकान बनाने के लिए इनका बैंक से लोन लेती है और आपने देखा होगा अभी जो अलग अलग शाखाएं होती हैं, मेन हेड ऑफिस अलग होता है और शाखाएं अलग होती है। शाखा पर शाखा प्रबंधक
अग्रिम चेक उस लोनी से लेते हैं, लोन लेने वाले से। जो हेड ऑफिस का बैंकिंग सहायक होता है वो लोन के अगेंस्ट चेक प्राप्त नहीं करता। ये भी चौथा पॉइंट उनका पूरी तरह से खारिज होता है। यानी स्पष्ट है कि अनिल मेहता ने टोटली भ्रष्टाचार के तहत ये एलिगेशन लगाए थे। ऋण आवेदनकर्ता सह ऋण कर्मी गारंटर की क्रेडिट वर्दीनेस जेन्युइननेस के बारे में जांच साक्ष्य आदि नहीं जुटाए गए। यहाँ एक 5वें पॉइंट में अनिल जी मेहता कहते हैं कि जो ऋण आवेदन करता है, जिसने ऋण के लिए आवेदन किया है, उसकी वर्दीनेस, जीआईनेस, साखनेस, यानी उसने जो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो कितनी उसकी कमाई है, वो कितना पेमेंट भर सकता है, उसकी संपत्ति कितनी है, ये जांच ब्रजेश भदौरिया ने नहीं करी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, और आप खुद भी जानते होंगे कि जो हेड ऑफिस में बैंकिंग सहायक में होता है, बैठा होता है क्लर्क, उसका भी मेरे पास पूरा सर्कुलर है कि उसे कोई राइट नहीं होता है कि वो बाहर जाकर जो भी लोनी है ग्राउंड फील्ड में ड्यूटी करें और जाकर वहाँ पे पता करें कि उसकी क्या उसकी संपत्ति क्या है और उसकी साख कितनी है, संपत्ति उसकी जो भरण क्षमता कितनी है। ये सारा काम शाखा प्रबंधक और उसके साथ में एक बैंकिंग सहायक और जो इंजीनियर्स, वो भी शाखा प्रबंधक ही अपॉइंट करता है। हेड ऑफिस का बैंकिंग सहायक अपॉइंट नहीं करता है। तो शाखा प्रबंधक ये अपॉइंट करता है, वो इंजीनियर्स और एफआई करता है और सीए, वो सब मिलकर उस लोन लेने वाले की भौतिक संपत्ति का भौतिक सत्यापन करते हैं। बैंकिंग सहायक नहीं करता है। यानी 5वां पॉइंट भी अनिल जी मेहता का पूरी तरह से खारिज होता है। यानी भ्रष्टाचार बहुत खुल के करते हैं ये लोग, बहुत खुल के करते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम आगे से आगे बड़ी से बड़ी राशि हमसे भी उच्च अधिकारियों को पहुँचाते हैं इसमें, इसलिए हमारे लिखित कार्रवाई में भी हमें कोई भी नहीं फंसा सकता है। मेरे पास ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सभी मंगा सकते हैं। फिर भी इन्होंने 6वां पॉइंट लिखा, ऋण पत्रावली की जांच व अवलोकन की से जानकारी प्राप्त हुई कि बाहर विहीनता का प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त नहीं किया गया। बाहर विहीनता यानी जो भी उसने ऑलरेडी कहीं से और ले रखा है लोन कुछ पहले से, तो आप ये देखिए कि इसके बारे में भी पूरी जांच शाखा प्रबंधक करता है, हेड ऑफिस का बैंकिंग सहायक नहीं करता है। ब्रजेश भदौरिया हेड ऑफिस में अपॉइंट थे। फिर रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति का मूल्यांकन जांच नहीं करवाई गई। रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति का मूल्य कितना है तथा संपत्ति का मूल्य वास्तविकता से करीब है अथवा नहीं। अब 7वें पॉइंट में अनिल जी मेहता कहते हैं कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति का मूल्यांकन कितना है, या कितना स्टेटमेंट निकाला कि संपत्ति जो उनका उसका मकान है वो 10 लाख का है, 5 लाख का है, 15 लाख का है, कितना है, ये ब्रजेश भदौरिया ने नहीं करवाया। मैं आपको बता दूं और आप सभी जानते होंगे कि 7वां पॉइंट भी उनका पूरी तरह से खारिज होता है, क्योंकि हेड ऑफिस में बैठने वाला बैंकिंग सहायक किसी भी लोन लेने वाले के टच में नहीं होता है, उससे उसकी संपत्ति का मूल्यांकन करने का राइट नहीं होता है। शाखा प्रबंधक जिन इंजीनियर्स को, जिन सीईओ को अपॉइंट करते हैं, वही जाकर उसकी संपत्ति का मूल्यांकन निकालते हैं। तो टोटली ये खारिज होता है, यानी भ्रष्टाचार खुल के किया जाता है सरकारी विभाग में, और उच्च अधिकारी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इसके लिए। उनके पूरे हाथ खुले छोड़ रखे हैं कि आप लूटिए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बर्बाद करिए, उनके ऊपर एलिगेशन लगाइए, उनसे रिश्वत लेकर अगर देते हैं वो रिश्वत तो आप उनका जो उनके ऊपर वसूली लगाई कम कर दीजिए। उन्हें अगर कोई चार्जशीट देते हैं, नोटिस देते हैं, तो आप अगर वो आपको पैसा देते हैं तो नोटशीट या चार्जशीट आप ख़त्म कर सकते हैं, और नहीं तो आप उन्हें किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ित करते रहिए। 8वां पॉइंट उन्होंने दिया है कि ऋणी कर इनकम टैक्स रिटर्न ITR की पुष्टि शाखा स्तर पर अथवा आयकर सलाहकार के माध्यम से नहीं की गई। अब 8वां पॉइंट आप खुद सुनिए कि ऋणी का इनकम टैक्स रिटर्न ITR की पुष्टि शाखा स्तर पर, यानी शाखा स्तर पर करनी चाहिए। तो ये एलिगेशन ब्रजेश भदौरिया पे आप खुद लगाते समय लिखते हुए समय भी आपको ही नहीं पता चल रहा है कि हम खुद लिख रहे हैं कि ऋणी का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो शाखा स्तर पर जांचा जाता है, ना कि हेड ऑफिस में। ब्रजेश भदौरिया हेड ऑफिस में अपॉइंट थे और आपने स्वयं लिखा है कि ऋणी का इनकम टैक्स रिटर्न ITR की पुष्टि शाखा स्तर पर नहीं की गई। तो आपका ये एलिगेशन भी बिल्कुल खारिज होता है। और अनिल जी मेहता ने बहुत खुलकर ये भ्रष्टाचार किया, और भूमा राम जी जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे वो और भी महान निकले, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो अधिकारी है, जो मेरे कैडर का है, अगर उसने कह दिया कि इस कर्मचारी के ऊपर अपने को हाईएस्ट पेनल्टी लगाना है और इसे मानसिक प्रताड़ित करना है, आर्थिक करना है, अगर जब तक ये पैसा ना निकाले तो हमें वो पेनल्टी इसकी बरकरार रखनी, तो उन्होंने भी भूमा राम जी ने वो पेनल्टी बरकरार रखी। फिर लिखा है इन्होंने, स्थानीय निकाय की भवन निर्माण स्वीकृति ऋण स्वीकृति से पूर्व प्राप्त नहीं की गई। अब आप बताइए, लिखा है 10वां पॉइंट, स्थानीय निकाय की भवन निर्माण स्वीकृति ऋण स्वीकृति से पूर्व प्राप्त नहीं करेगी। स्थानीय निकाय भवन निर्माण की स्वीकृति लोनी जब लेता है, ऋण लेने वाला व्यक्ति लेता है,
जो ऋण ले रहा है वो भवन निर्माण की स्वीकृति लेता है और वो शाखा प्रबंधक को देता है, ना कि बैंकिंग सहायक हेड ऑफिस को देता है। तो उनका ये पॉइंट भी यहाँ पे खारिज होता है, क्योंकि शाखा प्रबंधक होता है वो उसकी अग्रिम जो है भवन निर्माण की स्वीकृति है नगर परिषद से वो प्राप्त करेगा, ना कि बैंकिंग सहायक प्राप्त करेगा। फिर उन्होंने लिखा है 11 पॉइंट, बैंक द्वारा निर्धारित कृषि अकृषि निवेश ऋणों की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पालना न करते हुए प्राप्त ऋण पत्रावलियों में उपरोक्त कमियां होते हुए भी उल्लेख नहीं करते हुए ऋण स्वीकृति हेतु उच्च अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की। 11वें पॉइंट में उन्होंने लिखा कि जो बैंकिंग सहायक है उसने मतलब कि सारे जो दस्तावेज थे उसको पूरी तरह से उल्लेखित नहीं किया, कमियां रख के उच्च अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की। मैं आपको बता दूं कि बार बार हम ये चीज़ मांग रहे हैं कि अगर ब्रजेश भदौरिया ने कमी रखी, और ब्रजेश भदौरिया खुद ने भी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लेटर्स हैं, जिसके तहत उन्होंने, मैं इसमें भी अभी अटैच किया हुआ है, और उन्होंने भी बार बार ये मांगा था कि मुझे वो ऋण पत्रावलियाँ दी जाए जिसमें मैंने कमी रखी है, मेरे हाथ से गलती हुई हो, ऋण पत्रावलियाँ मुझे दी जाए, लेकिन आज तक नहीं दी। क्योंकि अधिकारी ने जो भी इल्ज़ाम लगाए झूठे लगाए, भ्रष्टाचार के तहत लगाए, पैसे कमाने के लिए लगाए, वो पैसा नहीं दे पाए तो उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना दी और उन्हें मौत के मुंह में धकेला, अवसाद में धकेला। 12वां पॉइंट उन्होंने लिखा कि जो बैंकिंग सहायक थे ब्रजेश भदौरिया, वो ऋण पत्रावलियाँ नोटशीट थी वो किसी अन्य कर्मचारी से लिखवाते थे। मैं आपको बता दूं, मेरे जो स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया, उन्होंने स्पष्ट इसके अंदर एक जवाब लिखा है कि जब ऋण का काम अधिक मात्रा में होता है, ऋण का काम हेड ऑफिस में अधिक मात्रा में होता है, बहुत सारी ऋण पत्रावलियाँ आती हैं और बजट नाबार्ड बैंक देती है, उसे कंप्लीट करना होता है, तो जो वहाँ पर नोटशीट लिखने के लिए व्यक्ति लगाए जाते हैं, उनके लिए संचालक मंडल के अंदर एक प्रस्ताव लेकर बाकायदा एक रजिस्टर डाला हुआ है, उसमें उनकी एंट्री होती है, उनका नाम दर्ज किया जाता है और वो व्यक्ति वहाँ बैठ के नोटशीट लिखते हैं और ब्रजेश भदौरिया उसको पूरा स्टडी करके नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी किसी अन्य से कोई कागज़ लिखवा कर पूरी जिम्मेदारी से उसको पढ़कर और नीचे अपने हस्ताक्षर करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और ना ही वो 40 लाख वसूली लगाने के 40 लाख वसूली का हकदार होता है। ये टोटली जो अनिल जी मेहता थे उन्होंने जांच की और ब्लेम लगाए, वो पूरी तरह से खारिज होते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार के तहत लगाए, क्योंकि उनको खाने के लिए पैसा नहीं मिला और ना ही ब्रजेश भदौरिया ने उन्हें पैसा दिया। बाद में भोमा राम जी को ये जांच दी गई और उन्होंने ये सारे एलिगेशन उनको पता था कि बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जो मेरे कैडर का अधिकारी है उसने जो इल्ज़ाम लगा दिए और अगले कर्मचारी को अधिकारी को कुछ पैसा मिलता तो शायद उसमें हिस्सा मेरा भी होता, लेकिन हम चारों तरफ से मारे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम इस व्यक्ति को नहीं माफ़ करेंगे और इसको 40 लाख वसूली से ही हम इसके ऊपर आरोपित रखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी प्रताड़ना थी उनके लिए और वो लगातार अवसाद में जाते रहे और डिप्रेशन में गए और लास्ट में उनको अंतिम मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखते हुए अपना अंतिम उन्होंने लिखा, उसमें लिखा है कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है और मैं इसे मानती हूँ कि उनकी मौत नहीं थी, हत्या थी। तो प्लीज़ एक उच्च अधिकारी जब अपने अधीनस्थ कर्मचारी को इस तरह से मानसिक प्रताड़ित करता है और उसे अवसाद में धकेलता, उसके साथ गलत उस पर ब्लेम लगा के और भ्रष्टाचार करके उस पर एलिगेशन लगाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में है और इसके खिलाफ हम अधिकारियों के विरुद्ध भी पूरी कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ सज़ा की डिमांड करेंगे कोर्ट से। और अभी हमारे 2 केस लगे हैं और आगे हम और भी धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी एविडेंस है, लेकिन उसके साथ मैं चाहूँगी कि कोर्ट कचहरी में केस बहुत लंबे चलते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हम कि हमारे कोर्ट केस बहुत लंबे चलेंगे, जो भी हम केस लगाएंगे बहुत लंबे चलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। और मेरे पास ये सारे जवाब भी हैं और ये जो मैंने भी आपको बताया एलिगेशन कॉपी भी है, तो आप मांगना चाहें तो मेरे से ले सकते हैं। मैं कोई भी बात कहूँगी तो बाकायदा पूरे एविडेंस के साथ कहूँगी, तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करके और आप हमारी हेल्प करिए और सरकार तक हमारी बात पहुँचाइए, जिससे उच्च अधिकारी जितने भी हैं जो बैठ के सहकारी विभाग में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और खुलेआम करते हैं, खुलेआम बहुत ही कॉन्फिडेंटली करते हैं और उन्हें पता है कि सालों साल बीत गए, हमारे ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमने करोड़ों की संपत्ति बना ली है और हम आराम से ऐश मौज कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस देश को बचाने के लिए ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।